खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। और शुभ्रांश राय जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पर भी बीजेपी ने इससे पहले कई सारे आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन में अपने लिए क्या देख रही है? प्रिया, 3-4 बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज चुनाव पुलवामा में भी, और पुलवामा के लोग जो आज वोट देने जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी से आज भी पूछते हैं कि 5.5 साल हो गए, वो 340 किलो RDX पुलवामा में कहां से आया था, जिसकी वजह से यहाँ का अमन चैन खत्म हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा आज भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि मान्यवर नोटबंदी करके आपने आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात करी, आतंकवाद तो नहीं टूटा। हम अक्सर मां भारती के लाल को तिरंगे में लिपटे हुए देखते हैं, बेरोजगारी वहां आपने अलग से फैला दी। 24/7 ऐसा ही कभी होता होगा जब उन इलाकों में कर्फ्यू नहीं होता होगा और नेट बंद नहीं होता होगा। आज के जमाने में जब 24 घंटे लोग इंटरनेट पे लोग जिंदा है और हमेशा हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो वहां के लोग पूछ रहे होंगे कि हवाई बातों का क्या इम्पैक्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और उनके परफॉर्मेंस पे बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी एक साथी ने जब कार्यक्रम था तो उन्होंने सुंदर कहा कि खूबसूरत जन्नत को जहन्नम किसने बनाया। मान्यवर, खूबसूरत जन्नत को जहन्नम बनाने में बहुत बड़ा श्रेय जो है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। उससे पहले उसी खूबसूरत जन्नत में कश्मीर की कली जैसे फिल्मों की शूटिंग होती थी। 10 सालों में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, आपने हिंदू मुसलमान का जहर बोया और उसी कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों का पलायन हुआ। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, कश्मीर में गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का और संघ का आदमी था। तो नमो वत्सले कह देने से मातृभक्ति नहीं जग जाती है। आपका जो इतिहास है वो रक्त रंजित है। आपने भाईचारे को खत्म करके हिंदू मुसलमान जहर को फैलाया है और आज कश्मीर और जम्मू की जनता इस बात का आपको जवाब दे रही है। इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में है ना, अफजल गुरु की फांसी पर क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला कह रहे कि अगर हमसे अनुमति लेनी होती तो हम तो नहीं देते। कांग्रेस क्या कहेगी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। फिर मुझे अचानक याद आ रहा कि IC 814 पे अटल बिहारी वाजपेयी सरेंडर क्यों हो गए थे? आज के जो जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, आप बता दीजिए, सिर्फ चैनल पे बता दीजिए कि आप 370 के साथ नरेंद्र मोदी समझौता करके क्यों बैठे थे? आप जवाब दे दीजिए स्पष्ट रूप से, देखिए जनता समझ जाएगी आपकी मंशा क्या है। मान्यवर, थोड़ा वन बाय वन, एक करके वन बाय वन प्लीज। शुभ्रांश जी जल्दी से दीजिए ना। 370 बहाल करना चाहते हैं क्या फिर से? थाना में जवाब दे दीजिए, जनता समझ जाएगी आपकी मंशा क्या है। अफजल गुरु की फांसी देना जायज था कि नाजायज था, ये भी बता करने लगे। सुनिए पहले, जनता समझ जाएगी ये भी। प्लीज, आप 370 के पक्ष में है कि नहीं है, बताइए। एक मिनट सुनिए। अरे भाई, भगवान ने 2 काम दिया है, पहले सुनिए। नहीं, पहले सुन लीजिए एक बार जल्दी से। और भी मेहमान आपका ही है, जवाब दीजिएगा। पहली बात ये कि एक देश 2 निशान की महबूबा मुफ्ती के साथ नरेंद्र मोदी बैठकर वहां क्या कर रहे थे जब भाजपा ने शपथ ली थी? IC 814 में वही फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैंने तो मना कर दिया था। उस समय इनके जेम्स बॉन्ड वहां क्या करने गए थे? आतंकवादियों के साथ सरेंडर करने। नहीं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था अफजल गुरु को लेकर के, आपने उसको जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। एक मिनट, राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट बस, ठीक है, मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया। राकेश जी बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सर एक मिनट, मुझे सारे मेहमानों को वक्त देना। लौटूंगी मैं, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आज तो दिन भर चर्चा चलती रहेगी। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। राजनीति का आकलन जो है हमेशा वर्तमान में होता है कि जो आपने पीछे कहा, युवा बेरोजगार है और महिलाओं की जान खतरे में है और इज्जत तार-तार है। क्या भारतीय जनता पार्टी? ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से काउंटर कीजिएगा। 10 सेकंड। राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रत्नाकर जी से 10 सेकंड। शायद ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये अपने गृह मंत्री जी का बयान भूल जाते हैं कि यही पूर्व गृह मंत्री जो सुशील कुमार शिंदे जी कहते थे कि हमें लाल चौक पे जाने में डर लगता था। कुछ तस्वीर आ रही है, एक बार बस दिखा देते रत्नाकर जी। कुछ तस्वीर आ रही है जयपुर से। पर फिर से बात जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर। सुबह 11 बजे तक 26.72% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी सुबह से ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में गजब का उत्साह है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि डोडा में 32.2% वोटिंग हुई है। अनंतनाग में सुबह 11 बजे तक 25.55, किश्तवाड़ में 32.69% वोटिंग, कुलगाम में 25.95% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो पुलवामा की अगर बात करें तो 20.37% यहाँ पर वोटिंग हुई है। रामबन में सुबह 11 बजे तक 31.25% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज
सुबह 11 बजे तक का लगातार आप तक पहुंचाते हुए 26.72% वोटिंग हुई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लिए दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के हम चर्चा लगातार यहाँ पर करते हुए, राकेश जी आपके पास आते हुए बहुत माफ़ी के साथ क्योंकि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर में जो आम जनता और जो वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, चुनावी दौर में तमाम दलों ने अपने अपने वादे किए, अभी तक जो तस्वीर है उस पर आपका आकलन क्या कुछ है और इस वोटिंग परसेंटेज पर भी आपका रिएक्शन, राकेश सर? दो चीजें हैं प्रिया। पहला तो ये है कि वहाँ की जनता जाग रही है। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे हथियार होता था, पहले भय के लिए होता था, अब वहाँ पे हथियार जो लगाया गया है यानी सुरक्षा के लिए लगाया गया, तो भय मुक्त चुनाव हो रहा है। और आप देखेंगे कि लगातार वहाँ वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। पहले 25%, 20% में ही वहाँ प्रतिनिधि चुन लिए जाते थे। लोकसभा चुनाव में 60% तक वोटिंग हुई है। और मुझे लगता है जिस तरह की कतारें अभी दिख रही हैं और अभी आप जो आंकड़ा दिए हैं उससे लगता है कि वो 60% का आंकड़ा भी पार कर सकता है। अब रही बात की जनता के भरोसे का, तो आज तमाम दल, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों लड़ रहे हैं। उन दोनों दलों में जनता किस पे भरोसा करती है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा वो जताएगा कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का इशू ज्यादा प्रभावी रहा, ये नैरेटिव का इशू राकेश जी, दो चीजें यहाँ पर, क्योंकि कुल 219 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। एक जो अभी तक अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो एक चीज ये निकल करके सामने आई कि एक जेंडर डिसबैलेंस है क्योंकि सिर्फ 9 महिला उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। ये क्या बताता है? और दूसरा ये कि इस बार निर्दलियों की भी संख्या अच्छी खासी है, 90 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। निर्दलियों की भूमिका जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ 2-3 चीजें, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। वहाँ 2-3 चीजें हैं। पहला, पहली बार जो है कश्मीरी पंडित इस बार ज्यादा संख्या में खड़े हुए हैं, यानी ओवरऑल चुनाव को देखें तो। दूसरा, महिला उम्मीदवारों का खड़ा होना ये बता रहा है कि जो मैंने पहले कहा कि भय का माहौल धीरे धीरे वहाँ पे खत्म हो रहा है। अब तीसरा, जो निर्दलियों की बात आप कर रही हैं, वहाँ एक टाइम था जब जमात जो है वो बैकग्राउंड सपोर्ट किया करता था वहां के क्षेत्रीय दलों को। इस बार वो खुद मैदान में है, तो खुद मैदान में होने के कारण तमाम सीटों पर उसने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कहीं ना कहीं अलगाववादी संगठनों का सपोर्ट से खड़े हुए हैं। तो निर्दलियों की संख्या ज्यादा होना, एक मैं कहता हूं लोकतंत्र के हिसाब से तो चुनाव लड़ना अच्छा है, लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बाधा है। और मुझे लगता है निर्दलियों का सपोर्ट करना और निर्दलियों के साथ जाना एक ब्रेक लगेगा जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली को। सर्वेश जी, आप ही के पास आ रही हूँ एक प्रश्न के साथ, क्योंकि हमने देखा कि चुनावी मैदान में इंजीनियर राशिद जो कि चुनाव प्रचार भी खूब कर रहे थे और जमाते इस्लामी जो साथ आए हैं, इसका असर आप कितना देख रहे हैं? क्योंकि जम्मू में तो नहीं, लेकिन कश्मीर में किसका खेल बिगाड़ेगा ये गठबंधन? देखिए, कश्मीर में ये जो नए आए हैं ये खेल बिगाड़ेगा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, साथ ही साथ कांग्रेस का, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस का गठबंधन है वहाँ पे पीडीपी भी है। और ये जो इंडिपेंडेंट आए हैं आप देखेंगे तो ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और वहाँ पे लोकसभा चुनाव में देखिए, ठीक है लोकसभा चुनाव का अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला अपना सीट हार गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे एक संदेश दिया कि जो वहाँ की आवाम है, जनता है, भले वो वहाँ पे राज करते थे लेकिन उनसे उब चुकी है, वो कुछ नया चाहती है। और जो बार बार कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी या उसके द्वारा कि भैया आपने क्या कर लिया, बेरोजगारी बढ़ गई। मैं कहता हूं बेरोजगारी पत्थरबाजों के यहाँ बढ़ गई। जो 17,000 किलोमीटर से ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वहां पे सड़कें बनी, आप वहां के लोकल लोगों से जाके पूछिए ना। अदिति जी वहां पे अभी हैं, आप उनसे लोकल लोगों से जाके पूछिए अब क्या उनको कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है। वो पहले वहां पे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के जो वो कश्मीरी जो गरीब कश्मीरी है उसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल कॉलेज में कर्फ्यू लग जाते थे, लेकिन बाहर नेताओं के बच्चे बाहर भेज दिए जाते हैं। अब उनके बच्चे वहीं के स्कूल कॉलेजों में नैरेटिव वर्सेस रियलिटी है,
जी हाँ, एक नैरेटिव जो कि सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक रियलिटी जो कि आम जनता देख रही है। जी राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? और सवाल ये भी आप कह लीजिएगा, एक सवाल ये भी है कि जो बड़े चेहरे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोकसभा चुनाव में जो हुआ हम सबने देखा, दूसरी तरफ पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि वो नहीं लड़ेंगे, उसके बाद 2-2 सीटों से वो कंटेस्ट करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी दूरी बना ली, हालांकि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो कि चुनाव लड़ रही हैं। क्या संकेत और क्या स्ट्रैटेजी आपको इसके पीछे नजर आती है राहुल जी? देखिए, सबसे आपके सवाल पे तो मैं आऊँगा, लेकिन नैरेटिव और रियलिटी दोनों के मामले पे अगर मैं कहूँ वहाँ पे, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भयानक संकट की स्थिति है। वो एक तरह से कहता है वहाँ पे कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी और 28 सीटों पे उनको उम्मीदवार नहीं मिलते कि कहाँ से वो चुनाव लड़वाएं। भाई अगर गंगा बहा दी तो फिर तो आपके कैंडिडेट के तो बाहर हो जाने चाहिए थे। तो ये तर्क मुझे लोकसभा में चुनाव में भी नहीं समझ में आया और मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। आप गृह मंत्री जी कहते हैं कि गृह मंत्री की बातों पर भरोसा करें, कि उन्होंने कहा था सदन के भीतर कि पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त होगा। गृह मंत्री ने तो यह भी चीज कहा था कि वो 90 के 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। 62 सीटों पर पहुंच गए। तो देखिए दूसरा सवाल देखिए, और एक चीज और, सुरक्षा का मामला जो है, अभी लाल चौक को लेकर रत्नाकर जी बड़ा कह रहे थे कि लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन 100 दिन हुए सरकार के कार्यकाल, 28 आतंकवाद की घटनाएं हुए, 21 हमारे जवान शहीद हो गए। तो ये घटनाएं मोदी 3 के कार्यकाल में भी ये घटनाएं चली रही हैं। आपने कंट्रोल क्या किया? जो आपका जो सबसे बड़ा सवाल था कि वहां का नए पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या स्थितियां बनी है वहां पे। देखिए, बीजेपी जरूर प्रयास कर रही है और तमाम दूसरे कि वहां पे जो विपक्षी वोटर्स हैं उनके वोट बढ़ जाएं, निर्दलियों के माध्यम से भी बढ़े, लेकिन ऐसी कोई स्थिति होता हुआ मैं कश्मीर घाटी क्षेत्र में कहीं से भी होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वहां पे लोग बिल्कुल ही, जैसे आपने देखा है उत्तर प्रदेश में लोग वोटिंग करते हैं ना, बिल्कुल कि कौन हरा सकता है, वोट बटे नहीं, वो उसी प्रकार से स्ट्रेटेजिक वोटिंग लोग वहां पे भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में जो बिखराब है वो किसको फायदा पहुंचाएगा? रत्नाकर जी, बिखराव आपको दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पूरा गठबंधन है, देखिए पीडीपी के साथ क्या स्थिति रही? पीडीपी बीजेपी के साथ चली गई थी, वो एक नाराजगी की स्थिति का सामना पीडीपी को। ठीक है, रत्नाकर जी को जवाब देने दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। रत्नाकर जी जल्दी देखिए, अदिति जी देखिए, चुनाव जो है लड़ा जाता है कहीं पे जीतने के लिए और कहीं पे जिताने के लिए, ये राजनीति में होता है। रत्नाकर जी अपनी बात आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जैसे कोई और रिएक्शन सामने आएगा वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी अदिति जी, मैं वही कह रहा था कि राहुल लाल जी को समझना चाहिए कि राजनीति के बहुत सारे पहलू होते हैं और कहीं पे चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए और कहीं पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है दूसरे को जिताने के लिए। और आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए, हमारी सरकार वहां पे बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत काफी सीटें जरूर लड़ रहे हैं और वहां की जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी। जहाँ पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, मेरी बातों को पूरा कर ले दीजिए। देखिए, आज ये लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अदिति जी। मैं एक स्पष्ट रूप से उदाहरण के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पे 20% से कम जो है चुनाव हुआ करते थे और जमहूरियत जो है देखने को नहीं मिलती थी। और कुछ ठीक है, जनता को तय करने की ना, तो जनता का दिन है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम चर्चा जारी रखेंगे।